निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिर कर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। आई होप गाइस you all are very well. So guys, in today's video I am going to tell you about समास। समास हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। समास। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि समास किसे कहते हैं। ये दो शब्दों के मेल से बना है सम प्लस आस, जिसका अर्थ है संक्षेपीकरण करना यानी छोटा करना। अब देख लेते हैं, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है, यानी शब्द समूहों को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। वो कैसे? एग्जाम्पल, जैसे ये शब्द समूह है, रसोई के लिए घर। अब इसे हमने संक्षिप्त कर दिया तो वो क्या बना? रसोई घर। ठीक है, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाई? समास कहलाई। तो आगे बढ़ते हैं। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। शब्दों के मेल के समय उनके बीच चिन्हों का लोप हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राजपुत्र। अब इसका जब विग्रह किया वो हुआ राजा का पुत्र। अब यहाँ का चिन्ह का लोप हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समास में दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहली समस्त पद, दूसरी समास विग्रह। अब समस्त पद किसे कहेंगे? विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होगा? समस्त पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाएगा। समस्त पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या है? एक समस्त पद है, लेकिन हमने जब समस्त पद को तोड़ा तो वो क्या बना? राष्ट्र का पति। तो ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, समस्त पद को तोड़ दिया, समास विग्रह बन गया हमारा। समस्त पद क्या था? राष्ट्रपति। अब समस्त पद को तोड़ दिया तो वो क्या हुआ? समास विग्रह। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। ठीक है, पूर्व पद प्लस उत्तर पद। अब आगे समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट बहुव्रीहि समास। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। अब इसे समझ लेते हैं, यानी जिस समास का पूर्व पद पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद अव्यय। अब अव्यय हम किसे कहते हैं? यानी अविकारी शब्द, जिनमें कोई विकार ना हो, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो उसे हम अव्यय कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रिक टू फाइंड क्या है? पूर्व पद हमें उपसर्ग मिलेगा। अब जो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल देखेंगे उनमें हमें पूर्व पद मोस्टली उपसर्ग मिलेगा। ठीक है, अब एक और इसकी ट्रिक क्या है, जैसे दिनों दिन एक एग्जाम्पल है, दिनों दिन। अब जो पूर्व पद है उसके पीछे ओ की मात्रा होगी और उसके पीछे एक अनुस्वार चिन्ह होगा, उसका क्या मीनिंग होगा? ही। अब ही हमारा क्या है? एक निपात अव्यय है, निपात अव्यय। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल होगा। अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का समास विग्रह हर दिन, यथाविधि विधि के अनुसार, आजन्म जन्म तक। अब यहाँ वो एग्जाम्पल आया ना, दिनों दिन, ओ की मात्रा पूर्व पद के साथ और अनुस्वार चिन्ह, इसका मतलब हो गया ही। ठीक है, दिन ही दिन में, घड़ी घड़ी, हर घड़ी। ये हाइफन वाले भी कभी कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, सेम होंगे। ठीक है दोनों। सहर्ष यानी स के साथ, हर्ष खुशी यानी हर्ष के साथ। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए अव्ययी भाव समास के। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय और प्रधान होगा उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। और ट्रिक टू फाइंड, यानी इसका जो पूर्व पद होगा मोस्टली हमें उपसर्ग मिलेगा। और ये दिनों दिन का मैंने आपको बता ही दिया कैसे। ठीक है, पूर्व पद के साथ ओ की मात्रा होगी, पीछे एक अनुस्वार चिन्ह होगा जिसका मतलब होगा ही, तो वो हमारा निपात अव्यय होगा और वो हमारे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल में आएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास पे।
अब इस समास में उत्तर पद अव्ययी भाव में क्या था, पूर्व पद प्रधान, लेकिन यहाँ है उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद के साथ कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे राज्याभिषेक, अब इसका समास विग्रह किया हमने राज्य का अभिषेक, अब यहाँ पर का चिन्ह का लोप हो गया है, ठीक है, पूर्व पद के साथ, ठीक है, कारक चिन्ह का लोप हो गया है। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, जैसे हम तो 8 से पढ़ते आए हैं, अब तक पढ़ ही रहे थे, काफ़ी अच्छे से हमें ट्रिक याद हो गई है। जैसे तने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई यानी अलग होने का भाव, संबंध का के की, अधिकरण में पर, यह आपको टिप्स पैसे याद होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको तत्पुरुष समास में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहला है स्वर्ग प्राप्त, ठीक है, अब इसका जो समास विग्रह है स्वर्ग को प्राप्त। अब यहाँ पर को है, को यहाँ पर आया है तो कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, अब यहाँ पर से आया है तो कौन सा होगा, करण तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, अब यहाँ के लिए आया है तो यहाँ कौन सा तत्पुरुष हुआ, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अब आप कहोगे कि यहाँ भी से आया है तो ये करण तत्पुरुष में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रोग से मुक्त, अब वो मुक्त हो गया है, अलग होने का भाव यहाँ पर आया है तो कौन सा होगा तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। सेनापति, सेना का पति। गंगा जल, गंगा का जल, अब यहाँ पर का आया है तो कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष। सिर दर्द, घुड़सवार, सिर में दर्द, घोड़े पर सवार, अब यहाँ में और पर आया है तो यहाँ कौन सा तत्पुरुष हुआ, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो आपको बस ये ट्रिक यहाँ पर याद करनी है, ये सारा यहाँ पर याद करना है, इससे ही आप तत्पुरुष समास को कर लोगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास, अब इस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य यानी उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद इसका प्रधान होता है। उपमेय उपमान यानी उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना की जाती है, उसे उपमेय उपमान कहते हैं, ठीक है। अब ये उपमा अलंकार के अंग हैं, वो मैं अलंकार की वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं जाकर वीडियो वो। तो चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। ट्रिक टू फाइंड, अब इसमें विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर मध्य में यानी बीच में है जो के समान और रूपी आते हैं, श्योरली आते हैं, पक्का आते हैं। दूसरा क्या रहेगा कि दूसरे पद की तुलना यहाँ पर होती है दूसरे पद की, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। महादेव, महान है जो देव, अब यहाँ है जो आया है तो कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। मुख्य अध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक, है जो आया तो कर्मधारय समास। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, रूपी आया तो कर्मधारय। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, ये भी कर्मधारय। अब चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, अब तुलना कर दी ना यहाँ पर कि जो मुख है वो चंद्र के समान है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कि जो नयन है वो कमल के समान है, ठीक है। अब है जो रूपी के समान, बीच में आए ना, ये ट्रिक थी मैंने बताई थी कर्मधारय समास को ढूंढने की, तो ये था हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। अब एक और बात क्या रहेगी कि जो कर्मधारय समास में हमारे रूपी वाले एग्जाम्पल आते हैं, रूपी वाले, वहाँ रूपक अलंकार में हम ये लिख सकते हैं, वो कैसे, उपमेय में उपमान का आरोप वहाँ होता है, तो ये एग्जाम्पल हम रूपक अलंकार में लिख सकते हैं और उसके एग्जाम्पल हमारे कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब के समान, के समान यानी ये हमारे उपमा अलंकार में आ सकते हैं, यूज हो सकते हैं के समान वाले, ठीक है। रूपक और उपमा याद रखना ये चीज। आगे द्विगु समास, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची यानी कोई ना कोई संख्या आपको दी गई होती है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है। ट्रिक टू फाइंड, अब यहाँ आपको संख्यावाची शब्दों का पता चलेगा, यानी यहाँ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा, जैसे नवरत्न, नव क्या हुआ 9, पंचरत्न, पंच क्या हुआ 5, 2 दोपहर 2 और पंचानन, पंच यानी 5। अब नवरत्नों का समूह
पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, पंचानन 5 आननों का समूह। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए द्विगु समास के। वो कैसे? पूर्व पद क्या है हमारा? संख्यावाची है। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जहां भी आपको पूर्व पद संख्यावाची दिखे वहां आपको द्विगु समास को टिक कर देना है, आपका 100% वो सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा द्विगु समास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास हम किसे कहेंगे? यानी इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अब दोनों पद, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, दोनों ही प्रधान होंगे और इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अब योजक शब्द कौन कौन से होते हैं? और, अथवा, या, ये हमारे योजक शब्द होते हैं। ठीक है, अब ट्रिक टू फाइंड, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसमें जो शब्द यूज होंगे वो एक दूसरे के उल्टे होंगे और यहाँ योजक चिन्ह शब्दों का प्रयोग होगा, यानी हाइफन का प्रयोग होगा यहाँ पर। एग्जाम्पल, माता पिता, लाभ हानि, राधा कृष्ण, पाप पुण्य। अब यहाँ पर क्या आया? हाइफन आया। तो यहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और विग्रह करने पर, यानी माता और पिता, लाभ हानि, लाभ या हानि, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अब यहाँ और, या, और, ठीक है, तो यहाँ योजक शब्दों का प्रयोग हुआ, तो वहाँ कौन सा समास हुआ? हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, एक तो आपको हाइफन वाले यहाँ पर मिलेंगे एग्जाम्पल, वो आप द्वंद्व समास में लिखोगे। ठीक है, और यहाँ योजक शब्दों का विग्रह करने पर जहाँ योजक शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ भी हमारा द्वंद्व समास आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट समास पर, बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अब ट्रिक टू फाइंड क्या है कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ यहाँ पर निकलता है। वो कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दशानन। दशानन का विग्रह करेंगे कैसे होगा? 10 हैं आनन जिसके। अब वो कौन है? रावण है वो। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? शिव जी हैं। एक दंत, एक है दंत जिसका, वो गणेश जी हैं। पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके, वो विष्णु है। अंबर यानी वस्त्र। ठीक है, अब यहाँ विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकला ना, तो यहाँ कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। तो ये थे भाई हमारे समास के 6 भेद। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब एक बात और, कि कई बार हमें ये भ्रमित कर देते हैं, करंधार्य समास और ये हमारे बहुव्रीहि समास, ये हमें कभी कभी भ्रमित कर देते हैं। वो कैसे? जैसे अब ये नीलकंठ है। ठीक है, अब यहाँ बहुव्रीहि समास में इसका कैसे हुआ विग्रह? नीला है कंठ जिसका, वो हुए शिव जी। लेकिन हम इसे कर्मधारय समास के वे में भी लिख सकते हैं, जैसे नीला है जो कंठ, है ना। अब यहाँ है जो आया तो यहाँ कौन सा होगा? कर्मधारय समास। तो वो आपके उस पर डिपेंड करेगा समास विग्रह करने पर कि वहाँ कौन सा समास आप लिखोगे। ठीक है, कर्मधारय समास में दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होगा और उत्तर पद प्रधान होगा, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करेंगे। वो आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपने उसका समास विग्रह किस प्रकार किया है। ठीक है, अब कई बार इन कर्मधारय और बहुव्रीहि के साथ साथ द्विगु समास भी कभी कभी भ्रमित कर देता है। वो कैसे? जैसे द्विगु और बहुव्रीहि समास में हम अंतर बता रही हूँ मैं, यानी द्विगु क्या है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा और समस्त पद किसी समूह विशेष का में बोध कराएगा, उसे तो द्विगु समास कहेंगे। लेकिन कभी कभी द्विगु समास में, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। वो कैसे? जैसे तिरंगा एग्जाम्पल है, तिरंगा। एक मिनट रुको आप। तिरंगा, अब इसका जब हम द्विगु में समास विग्रह करेंगे वो कैसे होगा? 3 रंगों का समाहार। 3 रंगों का समाहार। तो यहाँ ये क्या हुआ? द्विगु समास हुआ। लेकिन जब हम करेंगे 3 रंगों वाला, अब यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है 3 रंगों वाला, यानी हमारा राष्ट्र ध्वज।
तो यहाँ कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। तो कभी कभी ये भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपके समास विग्रह करने पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसका, यदि आपने संख्या, यदि आप जैसे पूर्व पद जिसका संख्यावाची हुआ तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। बहुव्रीहि में क्या होगा कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करेंगे। कर्मधारय में क्या होगा? उपमेय उपमान में संबंध होगा, ठीक है, वहाँ कर्मधारय समास होगा। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी इजी है। सो ये था मेरा तरीका आपको समास के बारे में बताने का। तो आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।